मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर अर्थात बीएड प्रथम वर्ष बीएड फर्स्ट ईयर में पेपर 6 जिसका नाम है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी अर्थात लिंग विद्यालय और समाज, इसमें यूनिट सेकंड इकाई 2 के अंतर्गत आज हम जानेंगे सम न्यू कॉन्सेप्ट्स फॉर्म ऑफ ई एजुकेशन अर्थात ई शिक्षा के कुछ नवीन संप्रत्यय रूप। ई जर्नल्स। आज हम सभी तीव्र तकनीकी और सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के ऐसे युग से गुजर रहे हैं कि हमें आभास होता है कि हम सूचना समाज में रह रहे हैं। तकनीकी स्रोतों ने परंपरागत सेवाओं और प्रक्रियाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से परिवर्तित कर दिया है, जो आकर्षक और मितव्ययी और लोचपूर्ण हो गया है। बहुत से सूचना के स्रोत, विशेषतया जर्नल्स, अब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को अत्यंत आवश्यक उपलब्धि मानते हैं। यही कारण है कि पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल्स के क्षेत्र में बहुत तेजी से वृद्धि हुई है और जर्नल्स में इस इलेक्ट्रॉनिक सुविधा से पेपर अर्थात कागज के प्रयोग में कमी आई है। जटिल आंकड़ों, तालिकाओं, पिक्चर्स, ध्वनि प्रतिरूप और वीडियो क्लिपिंग के रखरखाव में भी सुविधा हुई है। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इंटरनेट पर आज लगभग 2250 जर्नल्स मुफ्त में उपलब्ध हैं। बहुत से प्रिंट जर्नल्स भी अब ऑनलाइन संस्करण निकालते हैं, जो अक्सर प्रिंट सब्सक्राइबर्स के लिए निःशुल्क होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल्स को अक्सर इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग, इलेक्ट्रॉनिक सीरियल्स, ऑनलाइन जर्नल्स, इलेक्ट्रॉनिक पीरियडिक्स भी कहा जाता है। गैल मैकमिलन जो शिक्षा शास्त्री हैं, इन्होंने ई जर्नल्स को ऐसे सीरियलों के रूप में परिभाषित किया है जिसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क जैसे बिने और इंटरनेट द्वारा बनाया, छापा और बांटा जाता है। विकिपीडिया ने इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल्स को इस प्रकार परिभाषित किया है: इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल्स आर shortly journals or magazines that can be accessed via electronic transmissions. They are a specialized from a electronic document. 1990 के मध्य में ई जर्नल्स तकनीकी के क्षेत्र में बहुत प्रगति हुई और इस समय पहला ई जर्नल्स अस्तित्व में आया। इस तकनीकियों में एक तकनीकी थी जिसमें केवल छपे सामग्री थी। जहाँ तक पाठकों का प्रश्न है कि इस सामग्री में चयनित सामग्री को छाप सकते थे। इस प्रकार GGG का एक उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण से लाभ प्राप्त करना था, तो दूसरी ओर एक समर्थित शैक्षिक व गुणवत्ता युक्त प्रणाली द्वारा मूल्य आधारित उत्पाद प्रदान करना था। आज बहुत से विद्वान प्रशासक अपने जर्नल्स को छपित व इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में निकाल रहे हैं। सन 1998 तक ई जर्नल्स सुविधाओं में और अधिक विस्तार हुआ। 1999 में नोबेल पुरस्कार विजेता और यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के डायरेक्टर ने ऑनलाइन सुविधा हेतु एक प्रस्ताव पेश किया, जो बायोमेडिकल विज्ञान के क्षेत्र में सभी लोगों तक आसानी से पहुंच बनाने के संदर्भ में था। आज ई जर्नल्स बहुत से ऐसे अवसर अपने उपयोगकर्ताओं को उपलब्ध करा रहे हैं जो पहले उपलब्ध नहीं थे। ई जर्नल्स की इन बहुआयामी विशेषताओं के कारण ही आज वे शैक्षिक और सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रयोग करने वालों के लिए बेहतर विकल्प बनते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स तक पहुंच में कोई भौगोलिक बाधा भी नहीं है, जिसमें ये सर्वव्यापी बन गए हैं। अन्य छापित सामग्री के स्थान पर ई जर्नल्स अपने सब्सक्राइबर्स के पास बहुत जल्दी पहुंच जाते हैं। दूसरी मुख्य विशेषता ई जर्नल्स की यह है कि एक समय पर एक से अधिक व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक से लिए लेखों आर्टिकल्स को एक से अधिक पाठकों द्वारा डाउनलोड और प्रिंट रूप में लिया जाता है और जो इन तक पहुंच के अधिकारों और अनुमति पर निर्भर करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स जर्नल में मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स भी होते हैं, जिससे पाठ्यवस्तु को अधिक आसानी से और कम कठिनाई से पढ़ा जा सकता है। कम जगह घेरने के कारण धूल व हवा प्रदूषण से
मुक्त होने के कारण ये जर्नल्स वातावरण हेतु भी बेहतर विकल्प। ई जर्नल्स में हाइपरलिंक की सुविधा से पाठ्य वस्तु को ज़्यादा रुचिपूर्ण और सृजनात्मक ढंग से पढ़ा जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस पांडुलिपि को ऑनलाइन भेजने की भी सुविधा देते हैं एवं लेखक भी भेजी गई पांडुलिपि के संदर्भ संस्था में या रिकॉर्ड में रख सकते हैं। इसे मूल प्रतिलिपि की छपाई का समय बचता है। इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स की पाठ्य वस्तु को पुनः प्रस्तुत भी किया जा सकता है, उसे सुधारा भी जा सकता है तथा इसके मूल रूप को संरक्षित रखते हुए कॉपीराइट जैसी समस्याओं से भी बचा जा सकता है। अतः ई जर्नल्स को किसी विषय में सूचना संग्रह के रूप में भी देखा जाता है, जिससे उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा की खुली पहुंच के कारण बहुत से अवसर प्रदान किए जाते हैं। अभी तक ई जर्नल्स की सुविधा लोगों तक पहुंचाना ही मुख्य उद्देश्य था, परंतु अब इसे संग्रहित करके रखना भी भविष्य के लिए चिंतनीय नहीं रह गया है। सेकंड पॉइंट आपका आता है ई मैगजीन अर्थात ई पत्रिका। ई पत्रिका या इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं से तात्पर्य उन बौद्धिक पत्रिकाओं से है जिन तक इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से पहुंचा जा सकता है। व्यवहारिक रूप में यदि देखा जाए तो ये आमतौर पर वेब पर प्रकाशित किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज का एक विशेष स्वरूप फॉर्म है, जिन्हें शैक्षिक अनुसंधान और अध्ययन हेतु सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया है और वे पारस्परिक मुद्रित पत्रिकाओं में लेख पत्रिका की तरह लगभग स्वरूपित किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप होने के नाते इन्हें शैक्षिक अनुशासन हेतु डेटा बाइस खोज इंजन के रूप में भी विशेष डेटाबाइस में दर्ज किया जा सकता है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं तथा कुछ मुद्रित पत्रिकाओं के भी ऑनलाइन संस्करण उपलब्ध हैं तथा कुछ ऑनलाइन पत्रिकाएं भी मुद्रित पत्रिकाओं के समक्ष वीडियो तथा इंटरैक्टिव मीडिया सामग्री से तैयार की जाती हैं। इन पत्रिकाओं में कुछ व्यावसायिक पत्रिकाएं केवल सदस्यता पर आधारित हैं या भुगतान के आधार पर इन्हें देखने या उपयोग करने की अनुमति है। कई विश्वविद्यालय इन इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं के संकुल की सदस्यता ले लेते हैं तथा उन्हें अपने छात्रों और संकाय के लिए पहुंच प्रदान करते हैं, परंतु आमतौर पर भी मूल प्रशासक के माध्यम से व्यक्तियों को ये पत्रिकाएं वार्षिक सदस्यता द्वारा मिल जाती हैं। इन पत्रिकाओं की बढ़ती संख्या के कारण ही अब कुछ पत्रिकाओं को ऑनलाइन खुले उपयोग हेतु भी उपलब्ध करा दिया गया है, अर्थात इसके लिए किसी सदस्यता शुल्क की आवश्यकता नहीं है और सभी के लिए मुफ्त पूर्ण पाठ लेख सामग्री समीक्षा की पेशकश की जाती है। इन इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं में एक व्यक्तिगत लेख भी ऑनलाइन तरीके से प्राप्त किया जा सकता है। कुछ व्यवसायिक पत्रिकाएं मुफ्त सामग्री की पेशकश करने के लिए कई तरीके खोज निकालती हैं। वे अपने कुछ प्रारंभिक पृष्ठ मुफ्त में देती हैं तथा फिर उसके बाद के पृष्ठों हेतु शुल्क लेती हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक पत्रिकाओं को HTML या PDF प्रारूप में प्रकाशित किया जा रहा है, जबकि कुछ पुराने प्रारूप में भी उपलब्ध हैं। कुछ पत्रिकाओं को MP3 ऑडियो से भी जोड़ा जा रहा है और व्यक्तिगत होम पेज या संस्थागत पेज और विषय पेज पर भी लेखों को संग्रहित किया जा रहा है। तीसरा पॉइंट आता है ई कंटेंट अर्थात ई पाठ्यवस्तु। आज के युग में हमारा जीने का दृष्टिकोण सूचना संचार तकनीकी के समावेश और प्रयोग के कारण सभी जटिल क्षेत्रों में अत्यंत बदल गया है। आज इंटरनेट व आधुनिकतम तकनीकी नवाचारों के प्रयोग ने हमारी रुचि हमारी आवश्यकताओं में परिवर्तन ला दिया है। ये शिक्षा भी एक ऐसा ही क्षेत्र है जिसने पूरी तरह से शिक्षा के मॉड्यूल व यांत्रिकी अभिक्रियाओं को न केवल शैक्षिक संदर्भ में बल्कि जीविका निर्वाह व सशक्तिकरण के अन्य व्यवहारिक क्षेत्रों में भी बदल दिया है। अतः निसंदेह ई पाठ्यक्रम, जिसे डिजिटल पाठ्यवस्तु यानी कि डिजिटल कंटेंट भी कहते हैं, ने शैक्षिक प्रयोग और इसकी गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा दिया है। ई पाठ्यवस्तु किसी भी एक बहुआयामी
प्रक्रिया का केंद्र बिंदु है। ये व्यावसायिक या अव्यावसायिक भी हो सकती है। साथ ही व्यावहारिक रूप से हर वेबसाइट सीडी, वीडियो या मोबाइल प्रयोग को इस ई पाठ्य वस्तु को प्राप्तकर्ता तक पहुंचाने और स्वयं विषय वस्तु तैयार करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही अगला पॉइंट आता है ई शिक्षा से लाभ, एडवांटेज ऑफ ई एजुकेशन। ई शिक्षा के माध्यम से प्रदर्शन कार्यों को अधिक विकसित किया जा सकता है। अमेरिका शिक्षा विभाग द्वारा किए गए 12 वर्षों के अनुसंधान में एक मेटा एनालिसिस से पता चला है कि आमतौर पर प्रत्यक्ष पाठ्यक्रमों का अनुसरण करके उच्चतर शिक्षा के लिए अध्ययन करने वाले छात्रों की तुलना में ऑनलाइन अध्ययन करने वाले छात्रों का प्रदर्शन काफ़ी बेहतर था। ई शिक्षा के माध्यम से ज्ञान का वर्धित उपयोग संभव है। प्रखर बुद्धि युक्त प्रशिक्षक भी ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से अपने ज्ञान को समझाकर प्रस्तुत कर सकते हैं एवं छात्र भी इन पाठ्यक्रमों का लाभ उठा सकते हैं। मान्यता प्राप्त विशेषज्ञों के पास किसी भी इच्छित व्यक्ति को न्यूनतम लागत पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सूचना उपलब्ध कराने का अवसर होता है। उदाहरण के तौर पर AMIT ओपन कोर्स वेलफेयर कार्यक्रम ने विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम और व्याख्यानों के पर्याप्त अंशों को मुफ्त ऑनलाइन उपलब्ध करा दिया है। ई शिक्षा शिक्षार्थियों को सुविधा प्रदान करती है। साथ ही कई परिस्थितियों में ई शिक्षा स्वयं की सुविधा अनुसार भी प्राप्त की जा सकती है और इसका शिक्षा सत्र 24x7 यानी कि 24 घंटे 7 दिन की अवधि के लिए उपलब्ध रहता है। शारीरिक रूप से कक्षाओं में भाग लेने के लिए शिक्षार्थी किसी विशेष दिन समय के अधीन नहीं होते हैं। वे अपनी सुविधानुसार शिक्षा सत्रों का कुछ देर के लिए भी रोक भी सकते हैं। सभी ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के लिए उच्च प्रौद्योगिकी की जरूरत नहीं होती है। इसके लिए आमतौर पर बुनियादी इंटरनेट उपयोग, ऑडियो और वीडियो की जानकारी होना भी काफ़ी है। इस्तेमाल किए जाने वाली प्रौद्योगिकी के आधार पर छात्र कम के वक्त पर भी अपना पाठ्यक्रम शुरू कर सकते हैं और इस पाठ्यक्रम के किसी दूसरे कंप्यूटर पर अपने घर पर भी पूरा देख सकते हैं। ई शिक्षा 21वीं सदी के शिक्षार्थियों के आवश्यक कौशल और क्षमता विकसित करती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।